हम संस्कृत में पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण सभी क्लासों में व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द की उत्पत्ति। संधि शब्द की उत्पत्ति। संधि शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, किससे हुई? अब इसमें उत्पत्ति में समास क्या है, उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है? तो देखिए, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और धा धातु है, सम उपसर्ग और धा धातु है और की प्रत्यय है, की प्रत्यय है। इन शब्दों के योग से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है और संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है। पुल्लिंग में होता है, संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है। अब देखिए, यहां वीडियो में जो आपको समझाया जा रहा है इसको केवल समझना है आपको, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार यानी संधि कितने प्रकार की होती है, कितने पार्ट्स होते हैं संधि के? तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है हल संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होगी। अब देखिए, इस स्वर संधि को ही अच् संधि कहा जाता है। स्वर संधि को ही अच् संधि कहते हैं और हल संधि को ही व्यंजन संधि कहा जाता है, ठीक है। तो देखा आपने संधि शब्द की उत्पत्ति। इसमें समुपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय और संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है। संधि के प्रकार 3 प्रकार की होती है संधि: स्वर संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि को अच् संधि भी कहा जाता है, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है। अब हम एक एक संधि को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहली संधि होगी अपने पास में अच् स्वर संधि। स्वर देखिए, पहले संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं और संधि किनके मध्य होती है? तो देखिए, संधि होती है 2 वर्णों के बीच में, 2 या 2 से अधिक
वर्णों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि संधि दो वर्णों के बीच में होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य, दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। और संधि हमेशा वर्णों के मध्य होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे राम प्लस अवतार है, राम प्लस अवतार है। अब देखिए दो शब्द हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, लेकिन संधि होती है हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के पहले वर्ण। मैंने ए की मात्रा लगी है तो एस पर, और अवतार में इधर स्वतंत्र दिख रहा है अपने को ए और ए, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, दोनों वर्ण है, तो इनका समान स्वर होने के कारण दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसका बन जाएगा रामावतार है, इसका हो जाएगा रामावतार है, ठीक है, इसका हो जाएगा रामा अवतार है। आगे हम देखते हैं कि ये तो इसकी हिंदी परिभाषा हो गई। संस्कृत परिभाषा क्या होती है? तो इसकी संस्कृत परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहा जाता है। वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता को संधि कहा जाता है। परः सन्निकर्षः संहिता का अर्थ है वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता को संधि कहा जाता है, ठीक है। एक और है आदिरन्तयेन संहिता। आदि और अंत को संहिता कहा जाता है। संहिता का यहां से अर्थ है संधि, ठीक है। तो हमने देखा संधि की परिभाषा, ये संधि की परिभाषा है हिंदी में दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। और संस्कृत में परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता को संधि कहा जाता है। आदिरन्तेन संहिता ये भी यही कहता है कि आदि और अंत में जो वर्ण है, आदि यानी पहले और अंत यानी बाद में जो वर्ण है उनकी संहिता संज्ञा होती है, यानी उनमें संधि होती है, ठीक है। ये हो गई परिभाषा। अब हम
स्वर संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कौन से वर्णों के मध्य होती है। पहली संधि अपने पास में स्वर संधि, स्वर संधि, इसको अच संधि भी कहते हैं, इसको अच संधि भी कहते हैं। अब देखिए स्वर या अच संधि कौन से वर्णों के मध्य होती है, तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, इन दोनों के मध्य यानी दोनों तरफ प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का पहला वर्ण स्वर होता है, दोनों तरफ स्वर होते हैं, तब स्वर संधि होती है। तब कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। ठीक है, ये शॉर्ट में बताया मैंने आपको, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, दोनों के बीच में जो परिवर्तन होगा, जो संधि होगी, वो स्वर संधि मानी जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें इसके जो स्वर संधि के हैं अलग अलग पार्ट हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, थर्ड है यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, फाइव है अयादि स्वर संधि, और नंबर 6 है पररूप संधि, नंबर 7 है पूर्व रूप स्वर संधि, और नंबर 8 है प्रकृति भाव संधि। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्वर संधि के 8 भेद माने गए हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये स्वर संधि के उपभेद हैं। अब आपको पता चल गया स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर वर्णों को स्वर वर्णों से मिलाने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हम चलते हैं यण स्वर संधि पढ़ते हैं। यण स्वर संधि,
या लरी होता है। और उसके बाद में असमान स्वर वर्ण। असमान स्वर वर्ण से तात्पर्य है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऋस्व या दीर्घ ई आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई आए और उसके बाद में ई को छोड़ करके अन्य जो स्वर है वो आए तो यहां ई के स्थान पर परिवर्तन होगा। ठीक है। और उसके बाद में यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऋस्व दीर्घ उ हो तथा उसके बाद में कोई असमान स्वर हो यानी उ को छोड़ करके अन्य वर्ण हो, अन्य स्वर वर्ण हो तो इस उ के स्थान पर वे, ई के स्थान पर ये, री प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो ऋस्व या दीर्घ और उसके बाद में असमान स्वर री को छोड़ करके अन्य स्वर आए तो री के स्थान पर हो जाएगा अर। ठीक है। और लरी प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो और उसके बाद में असमान स्वर यानी इसको छोड़ करके अन्य कोई सा स्वर हो तो इस लरी के स्थान पर हो जाएगा सॉरी री के स्थान पर रे, लरी के स्थान पर ले। ये परिवर्तन हो जाएगा इनके स्थान पर। ये परिवर्तन होगा किनके स्थान पर? इनके स्थान पर ये परिवर्तन हो जाएगा और इन असमान स्वरों की इनमें मात्रा लग जाएगी। असमान स्वरों की इनमें मात्रा लग जाएगी। उदाहरण के तौर पे देखते हैं जैसे प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब देखिए दो पद हैं अपने पास में, दो शब्द हैं तो संधि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? यहां पर प्लस से पहले तो यहां पर टी है, टी में किसकी मात्रा है? ई की, ऋस्व ई है, इसको बाहर निकालते हैं। ये बन गया यहां पर प्र त, हलंत हो गया, ई की मात्रा इधर निकल गई तो ये हलंत हो गया। उसके बाद में है एकम, प्रत ई एकम। अब यहां ई है और इधर ए है, असमान स्वर वर्ण हो गया। असमान स्वर वर्ण होने पर यहां इस ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ई के स्थान पर यह। अब वापस इसको जोड़ते हैं, प्र त और ये दोनों व्यंजन हैं तो आपस में एक दूसरे में नहीं मिलेंगे तो त हलंत और ये हलंत। ठीक है। अब ए यहां पर स्वर है तो इस स्वर की मात्रा इसमें लगा देंगे ए और ये बन जाएगा कम, प्रत्येकम। इसी तरह से है प्रति प्लस उपकार है, प्रति प्लस उपकार है। प्रति में अंत में ई है और इधर उ है। ठीक है। अंतिम वर्ण ई हो और उसके बाद में असमान स्वर, तो इधर असमान स्वर है तो यहां इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। और इस उ की इसमें मात्रा लग जाएगी, जो असमान स्वर रहेगा वो इधर इनमें मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार है। ठीक है। अब जैसे री का उदाहरण देखते हैं। उ का उदाहरण देखते हैं। वधूधन आदेश, वधूधन आदेश है।
और इधर आ है, दोनों तरफ असमान स्वर है। असमान स्वर है तो इधर वाले वर्ण में चेंजिंग होगा और यहां पर व आएगा। ठीक है, वह आ गया यहां पर और उस व के बाद में आ है तो उस आ की मात्रा इसमें लग जाएगी और ये बन जाएगा वदवा देशः। वदवा देशः। फिर है पितृ प्लस आदेश है। पितृ प्लस आदेश है। तय और तय में मात्रा किसकी है? री की। तो पी तय री प्लस आदेश है। अब री है यहां पर, री के बाद में असमान स्वर है तो री का क्या हो जाएगा? रे। ठीक है, पी ते रे आदेश है। अब तय और रे मिलकर के क्या बनाते हैं? त्रय। पी त्रय और आ की मात्रा इसमें लग जाएगी पित्रादेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लृ का है, लृ प्लस अकार है, लृ प्लस अकार है। लिर्ग सॉरी लृ दीर्घ नहीं होता है, लृ दीर्घ नहीं होता है, ये हमेशा ऋस्व ही रहता है। तो लृ प्लस अकार है, लृ के स्थान पर और इधर असमान स्वर है दोनों तरफ तो यहां पर ल हो जाएगा और इधर अकार है तो ल में ए की मात्रा ल और ये कारह लकारह बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका और बता देता हूं इसको समझने के लिए, जो आप नोट भी कर सकते हो। और आपको इसके जो नोट्स हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद में यहां पर असमान स्वर वर्ण। असमान स्वर वर्ण से आप समझ गए होंगे कि अगर इधर ई उ री लृ आए और इधर इनको छोड़ करके कोई सा भी वर्ण आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे और लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। ठीक है, आज यह संधि में आपको इतने पढ़ाएंगे।